अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 611 के लेक्चर नंबर 3 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। हम बिजनेस एंड लेबर लॉ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें नंबर 1 पे है इम्पेरेटिव लॉ, नंबर 2 पे हमारे पास है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, थर्ड वन इज़ कन्वेंशनल लॉ, फोर्थ नंबर पे है कस्टमरी लॉ, नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ और नंबर 7 और लास्ट हमारे पास होगा सिविल लॉ। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम स्लाइड्स के अंदर इन तमाम टॉपिक्स के नाम देख चुके हैं, तो आइए वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है इम्पेरेटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ जो है वो 3 इंग्रेडिएंट पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 पे है, या ए इन्होंने दिया हुआ है, ABC करके दिया हुआ है, या इनको 1 2 3 भी बोल सकते हैं। नंबर 1 पे है इम्पेरेटिव लॉ इज जनरल रूल्स। इम्पेरेटिव लॉ के अंदर एक जनरल रूल्स बने हुए होते हैं जिनको ये लॉ फॉलो करता है। इट इज़ अ रूल ऑफ जनरल एप्लीकेशन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पर्टिकुलर एप्लीकेशन, आर रूल विच अप्लाई ओनली टू वन इंडिविजुअल और वन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस एट अ गिवन टाइम बट नेवर आफ्टरवर्ड विल नॉट बी अ रूल ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। ये जो है एक सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के ऊपर। इनको डिटेल में हम देखते हैं और इजीली एक मिसाल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक रूल है जो कि अप्लाई होता है सिर्फ एक शख्स के ऊपर या एक सर्टेन सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो उसको हम और उसके बाद जो है उस इंडिविजुअल अगर वहाँ से मूव कर जाता है या वो सर्कमस्टेंसेस, वो जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये रूल अप्लाई नहीं होते, तो ऐसे जो रूल्स हैं वो इम्पेरेटिव लॉ के अंदर नहीं आएंगे। जैसे हम इसको, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसको हम इजीली समझते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक रूल्स की मिसाल ले लें। ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो तमाम ड्राइवर्स के ऊपर और तमाम व्हीकल्स पे अप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये एक इम्पेरेटिव लॉ है। ऐसा नहीं है कि एक ड्राइवर के ऊपर रूल अप्लाई हुआ है। जो हमने यहाँ पे बात की उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे हम कह रहे थे कि ऐसे रूल इम्पेरेटिव लॉ नहीं कहलाते जो कि एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई हो या एक सर्टेन सिचुएशंस के अंदर अप्लाई हो। अब ट्रैफिक रूल्स की मिसाल आपको आप यहाँ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि एक बंदे ने अगर रेड सिग्नल को तोड़ा तो उसके लिए तो पेनल्टी है कि ट्रैफिक सार्जेंट जो है उसको जो है वो चालान वगैरह कर देगा, लेकिन दूसरा बंदा आगे अगर तोड़ेगा तो उसको चालान नहीं करेगा। तो ये इम्पेरेटिव लॉ नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने रेड सिग्नल तोड़ा, वो शायद डिप्रेशन में था और उसने रेड सिग्नल तोड़ दिया, या वो इसी इमरजेंसी में था, वो जल्दी जा रहा था, तो उससे पूछा कि अच्छा भाई आप इमरजेंसी में थे, आप जल्दी जा रहे थे, तो आप भी रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा भाई आप तो गाने सुनते हुए मज़े से गाड़ी में जा रहे थे और आपने ध्यान नहीं दिया रेड सिग्नल पे, आप पे रूल अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है। ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो तमाम ड्राइवर्स के ऊपर अप्लाई होंगे और तमाम व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं कि अगर प्राडो आ रही है तो उसके ऊपर जो है वो रेड सिग्नल पे पेनल्टी लगेगी, और अगर एक बेचारा बाइक पे आ रहा है तो उस पर नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी गाड़ी ज़्यादा महंगी है और ये बेचारा बाइक वाला एक एज़ कम्पेयर टू पिराडो एक सस्ती व्हीकल के ऊपर है, तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, ये रूल्स जो हैं वो तमाम के ऊपर अप्लाई होंगे। तो ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो इम्पेरेटिव लॉ कहलाते हैं, क्योंकि ये जनरली तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, ऐसे करंट सिचुएशन के ऊपर अप्लाई होते हैं। ना रूल रिक्वायरिंग मिनिस्टर टू, अब एक और मिसाल यहाँ पर हमें दी जा रही है, जो प्रेसिडेंट है, जैसे कि सदर, जब हमने देखा होगा जब हम सदर बनते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जब वो सदर बनते हैं या वज़ीर आज़म बनते हैं या कोई मिनिस्टर बनते हैं, तो वो जो है एक हलफ उठाते हैं। तो ये हर किसी को उठाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक मिनिस्टर ने उठा लिया तो दूसरे मिनिस्टर साहब नहीं उठाएंगे। तो ये एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हर किसी पे अप्लाई होता है, तो ये भी इम्पेरेटिव लॉ का हिस्सा है। तो आई कैन अज्यूम दैट कि इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो है कि इम्पेरेटिव लॉ जो है वो जनरल रूल्स होते हैं, और किस किस्म के रूल्स होते हैं वो इन 2 एग्जाम्पल से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट पे है इम्पेरेटिव लॉ हैज सम अथॉरिटी बिहाइंड इट, कि इम्पेरेटिव लॉ के पीछे कोई ना कोई अथॉरिटी होती है जो इसको इन्फोर्स कर पाती है। जैसे कि एक ट्रैफिक सार्जन होता है, वो पीछे खड़ा हुआ होता है एज अ अथॉरिटी, एज अ ऑथोराइज पर्सन टू इम्प्लीमेंट दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। वो चालान की सूरत में होता है, पेनल्टी की सूरत में होता है, गाड़ी बंद कर देते हैं, या इवन सम केसेस में अरेस्ट भी किया जाता है। इट इज़ गिवन बाय मे बी सुपीरियर, मे बी ह्यूमन और डिवाइन। यहाँ पे डिवाइन की बात हो रही है। डिवाइन से मुराद क्या होता है कि अल्लाह पाक, यानी कि जो अल्लाह पाक की ताकत है उसको हम डिवाइन कहते हैं। जैसे हम इस दुनिया में अगर कोई गुनाह करेंगे तो उसके हमारा ईमान है कि आखिरत में हमें सज़ा मिलेगी, और अगर हमने नेक काम किए होंगे तो उसकी हमें सज़ा मिलेगी जो जन्नत की सूरत में होगी, अगर हम गुनाह करेंगे उसकी हमें सज़ा मिलेगी जो कि जहन्नुम की सूरत में होगी। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह पाक ये कायनात जो है अल्लाह पाक ने बनाई है और हमें अल्लाह पाक के हुक्म के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। एवरी रूल ऑफ इम्पेरेटिव लॉ
इज गिवन बाय सम अथॉरिटी वेदर डिवाइन और रिलीजियस और पॉलिटिकल। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अंडर इम्पेरेटिव लॉ, उसके पीछे कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, या तो वो जैसे इस्लाम के हमारे जो अकीदा तौहीद है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं, इनके पीछे जो है वो एक डिवाइन अथॉरिटी है जो कि अल्लाह पाक हैं। उसके बाद रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती हैं, जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं, उलमा कराम होते हैं, वो हमें इन चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। और जो स्टेट के लोग हैं, वो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, वो लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो हमें समझा रहे होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इन सिंपल टर्म्स के इसके पीछे कोई ना कोई अथॉरिटी होती है। नंबर थर्ड पे है इम्पेरेटिव लॉ इन्फोर्स्ड बाय सुपीरियर पावर, देयर मस्ट बी सम पनिशमेंट ऑन ब्रीच ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। अगर आप देखें, एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन भी बन गए, एक अथॉरिटी भी बन गई, लेकिन फिर भी अगर कोई कानून तोड़ता है तो क्या होगा, उस पर पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट किसकी तरफ से मिलेगी? स्टेट की तरफ से। रूल्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ आर इन्फोर्स्ड बाय सम सुपीरियर पावर एंड द पनिशमेंट टेक्स एज फॉर्म एज बॉडीली और मेंटल सफरिंग, यानी कि या तो आपको जिस्मानी सज़ा दी जाएगी या तो आपको दिमागी सज़ा दी जाएगी। द सुपीरियर इन्फोर्स इट बाय ईदर फिजिकल फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपल्शन सच एज रिडिक्यूल, कंटेम्प्ट और सेंसेस। ये थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, तो देखिए मैंने आपके लिए इतना आसान कर दिया है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देंगे, वो मैंने हाईलाइट कर दिए। और दूसरा जो इसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी मैंने स्टिकी नोट्स लगा के पूरी डेफिनेशन आपको दी थी है, जिनको पढ़ के आप इजीली उस वर्ड का मतलब जो है वो समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंपल्शन का वर्ड आया है, कंपल्शन का मतलब सिंपली ये होता है फोर्स्ड बिहेवियर और एक्शन, यानी कि कोई चीज़ जो कि आपके ज़बरदस्ती आपसे करवाई। जैसे एक बंदे ने गुनाह किया है, तो उसको ये नहीं बोलेंगे जज साहब आइए हज़रत आपने गुनाह किया, आप जेल के अंदर चले जाइए, तो वो बंदा खुद प्यार मोहब्बत से चलता हुआ जेल में चले जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उसको इन्फोर्स, उसके हाथ में हथकड़ी जगाई जाती है, एक पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ता है एंड देन उसको ले जाके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो बाय फोर्स उसको सज़ा दी जाती है, वरना खुशी खुशी कोई भी जेल के अंदर नहीं जाता, इवन कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। उसके बाद रेडिक्यूल है। रेडिक्यूल का मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि आप जो है वो आप आजकल सुन रहे होते हैं कि तौहीन अदालत के बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे होते हैं, तो जब आप अदालत के फैसले के खिलाफ बात करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, जिसको रिडिक्यूल भी कहते हैं। कंटेम्प्ट और सेंसर, इसका मतलब क्या होता है? डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के खिलाफ आप जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हो या डिसअप्रूव कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई पनिशमेंट मिली है या पेनल्टी मिली है, उसके अगेंस्ट आप जो है उससे डिसअप्रूवल कर रहे हैं कि किस गुनाह की सज़ा में आपको जो है ये पेनल्टी मिल रही है या किस चीज़ के ऊपर मिल रही है, तो वो कंटेम्प्ट और सेंसर कहलाता है। तो आई थिंक सो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इम्पेरेटिव लॉ फर्स्ट जो है इसके जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और सेकंड पे इसके पीछे कोई सुपीरियर अथॉरिटी होती है, और थर्ड पे इसको इन्फोर्स किया जाता है और सुपीरियर पावर के थ्रू। इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा है, डिवाइन लॉ इज इम्पेरेटिव लॉ ऑन द फॉलोइंग बेसिस, यानी कि जो डिवाइन लॉ होता है, जो अल्लाह पाक की तरफ से चीज़ें हम पर हैं, इट इज़ लेड बाय अ सुपीरियर अथॉरिटी। उसमें जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो अल्लाह पाक के साथ है, फॉलोड कंपलसरी आपने फॉलो करना है। अगर आप तोड़ेंगे तो आपको, अगर आप कोई गलत काम करेंगे अगेंस्ट जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है और जो कुरान पाक हमें हुक्म देता है, उसके अगेंस्ट कोई आप काम करेंगे तो वो गुनाह में होगा और उसकी पनिशमेंट हमें मिलेगी आखिरत के दिन। सिविल लॉ की बात करें, जहाँ पर हम ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो सिविल लॉ के ऊपर करेंगे, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारा जो पूरा ये कोर्स है वो बेस्ड करता है। तो दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपको बताए गए हैं, इससे आपकी एक लॉ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो लॉ के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके डेवलप होंगे। तो इन सबको आपने एक डेफिनेशन के तौर पे याद रख लेना है, और जो सिविल लॉ है इसको आपने 100% याद करना है और अच्छा प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी बेस है यहाँ पे। तो ये सवाल लाजमी सब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है। उसके बाद सिविल लॉ है द लॉ ऑफ लैंड। सिविल लॉ को ज़मीन का कानून भी कहते हैं। इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ इम्पेरेटिव लॉ ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ये भी एक इम्पेरेटिव लॉ की ही फॉर्म है। किन चीज़ों के ऊपर? देखें, द सुपीरियर पावर इज सोवरेन। सोवरेन से मुराद होता है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा है, सोवरेन जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर आगे वज़ीर कानून बनते हैं और उनके नीचे मिनिस्ट्री होती है, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो करवाती है, इंप्लीमेंट करवाती है। अब वो इन्फोर्स करवाए या पोलाइटली करवाए, ये उनके ऊपर होता है। द कंपल्शन इज़ फियर ऑफ पनिशमेंट बाय द स्टेट। कंपल्शन क्या होती है यहाँ पे? अगर आप कानून तोड़ेंगे तो हर इंसान को ये डर होता है कि मुझे स्टेट की जानिब से पनिशमेंट मिलेगी, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, कोर्ट में आपका केस चलेगा एंड देन आपको सज़ा मिलेगी। इट इन्फोर्स्ड बाय द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट। सिविल लॉ डिसाइड वेदर एन एक्ट इज इनोसेंट और क्रिमिनल। जो फिजिकली जो है वो फोर्स किए जाते हैं ये कानून स्टेट की तरफ से, और सिविल लॉ डिसाइड करता है कि जो आपने एक्ट किया है वो इनोसेंट था या क्रिमिनल था। जैसे कि किसी ने अपने बचाव में सामने वाले को नुकसान पहुंचाया, तो अब पुलिस तो आपको पकड़ेगी, आप पे केस भी फाइल होगा, फिर आप कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो जज डिसाइड करेगा दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद कि आपने जो है वो अपने बचाव के लिए ये कदम उठाया या तो फिर आपने
जानबूझ के उठाया, ये जो डिसाइड करेगा वो सिविल लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करेगा। पॉजिटिव मोरालिटी इज द रूल्स ऑफ द सोसाइटी रिगार्डिंग कोर्सेज विच आर मोरल और इमोरल। पॉजिटिव मोरालिटी से मुराद जो होती है, कुछ माशरे में रहने की इखलाकियात भी होती हैं। जैसे हम अपना मुसलमान माशरा हैं तो हमारे माशरे के अंदर जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं वो एक महज़्ज़िब ख़वातीन कहलाती हैं, वो एक प्रॉपर पर्दे में होती हैं, बुरखे के अंदर होती हैं। अगर कुछ मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके ड्रेस पहनती भी हैं तो वो एक महज़्ज़िबाना ड्रेस होता है, इतना ख़राब नहीं होता एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये पॉजिटिव मोरालिटी होती है। जैसे हमारे यहाँ रोड पे कोई गिर जाता है खुदा ना खास्ता तो उसको भाग के लोग उठाते हैं, उसको बिठाते हैं, उसके साथ कोई गलत नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के अंदर। ये आपको अपने ऑन पे करना होता है। जैसे कि ओल्ड एज होम बने हुए होते हैं, माँ बाप एक एज में आ जाए तो वहाँ पे उनको छोड़ दिया जाता है, और ओल्ड एज के अंदर वो एक इजीली कॉन्सेप्ट है, उसको बुरा भी नहीं समझा जाता। तो ये इखलाकियात जो हैं एक माशरे की, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो पॉजिटिव मोरालिटी यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है इसके बारे में बात हो रही है, इखलाकियात के बारे में, माशरे की कदरों के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में। द सुपेरियर अथॉरिटी इज़ द सोसाइटी। इसके अंदर जो सुपेरियर अथॉरिटी होती है वो सोसाइटी होती है। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो देखें जो सोसाइटी होती है वो आपको बुरा बोलती है। अगर एक बंदा अपने माँ बाप पे जुल्म करता है, उनको मारता है, तो सोसाइटी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखती। द कंपल्शन इज़ द फियर ऑफ फेलिंग इन द आइज ऑफ वंस फेलो मैन। जो इसमें जो कंपल्शन होती है, ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली कोई सज़ा मिलेगी। देखते हैं आप, हमेशा लोग बोले जाते हैं कि इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है, इज़्ज़त नहीं जानी चाहिए। दौलत चली जाए, शोहरत चली जाए, लेकिन आपकी इज़्ज़त जो है वो नहीं जानी चाहिए। इज़्ज़त का मतलब क्या होता है, अगर आपकी इज़्ज़त चली जाए तो आप दूसरों की नज़रों में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे कंपल्शन जो होती है वो आपकी इज़्ज़त होती है। द पनिशमेंट टेक्स फ्रॉम द रिडिक्यूल, कॉन्टेम्प्ट और सोशल सेंसर और बाइकआउट। सोशली क्या होता है, ख़ानदान में आप देखते हैं लड़ाई वगैरह हो जाती है तो सब बोलते हैं कि यार देखें ये हमारे ख़ानदान के बड़े हैं, ये अगर इनसे कोई नहीं मिलेगा तो हम भी किसी से नहीं मिलेंगे, सोशल बाइकआउट हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसकी पनिशमेंट होती है। नंबर 4 पे है इंटरनेशनल लॉ में भी रिगार्डेड एज फॉर्म ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ है उसको भी इम्पेरेटिव लॉ की फॉर्म समझा जाता है। द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंटरक्रॉस आर लेड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट बॉडी और ग्रुप। नाउ देयर इज अ रेगुलर इंटरनेशनल बॉडी विच पार्टी डज सो, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशन है, उसके जो रूल्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और वो इम्प्लीमेंट करवाती है। सारी कंट्रीज़ वहाँ जाती हैं, इजलास होता है, अपने मसले रखती हैं, और फिर सारी चीज़ों के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हो रही होती है, और वो स्टेट्स के दरमियान जो है सुलह सफाई करवा रही होती है, या किस मुल्क का क्या नुकसान हुआ उसमें सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी सैलाब आया तो यूनाइटेड नेशन के जो चेयरमैन थे वो यहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें ऐसे इकदाम ले रहे हैं, जैसे कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो माहौलियाती तब्दीली इतनी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो सरफेस है वो बढ़ रहा है। और जब कोई बारिशें बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, जो कि डेवलप कंट्रीज़ की जो हरकत हैं उनकी वजह, क्योंकि वो इन्वायरमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, वो उनके इन्वायरमेंट में चेंजिंग की वजह से हमारे को जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन ने ये कहा कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की हेल्प करें और अपने यहाँ इन्वायरमेंटल पॉलिसी को रिवाइज़ करें, ताकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान ना उठाना पड़े। द रूल्स आर टू बी फॉलोड कंपलसरी एंड देयर ब्रीच इज़ फॉलोड बाय पनिशमेंट, सेंसर और अदर स्टेट। अब इसमें होता क्या है कि रूल्स जो हैं वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप पे पाबंदियाँ लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ पे भाई खबरें आ रही होती है कि इतनी पाबंदी लगा दी, ये पाबंदी लगा दी, ये मसला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बजाई जाती हैं ताकि जंग की तरफ ना जाया जाए, बल्कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे सारी कंट्रीज़ ऑन द टेबल आके बैठें और अपने मसले मसाइल को हल करें, वरना तो तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे पर हमला कर सकती हैं। व्हाट इज़ सैंक्शन? यहाँ पे देखिए सैंक्शन का जिक्र आया कि पाबंदियाँ क्या होती है। इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं, ब्लॉकेड होता है, और लास्टली ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है कि आप उनके साथ तिजारत वगैरह ऐसी सारी चीज़ें रोक देते हैं। सैंक्शन इन रोमन लॉ डिनोटेड द पोर्शन ऑफ द स्टैच्यू रिलेटिंग टू पेनल्टीज। सैंक्शन में ये होता है कि आप पेनल्टीज़ लगा देते हैं या उनके साथ जो है वो आप ट्रेड वगैरह बंद कर देते हैं। तो सैंक्शन को देख लेते हैं। ऑथोराइज पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग का रूल और लॉ। जो यूनाइटेड नेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप पे पेनल्टीज़ लगेंगी और आपकी पनिशमेंट लगेगी। पेनल्टी क्या है, आपको जुर्माना हो सकता है, और पनिशमेंट क्या है कि आपसे इसके अंदर जो पनिशमेंट जो कंपल्शन होती है वो ये होती है कि आपसे जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे अभी रशियन वार हो रही है, रशिया और यूक्रेन की, उसके अंदर क्या हो गया कि रशिया में जो है वो बहुत सी चीज़ें बंद कर दी हैं। जैसे आप यूट्यूब पे ये लेक्चर दे रहे हैं तो यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन जो है वो रशिया में बंद कर दी हैं। हम जो ATM कार्ड यूज़ करते हैं उसके ऊपर वीज़ा का लोगो होता है, तो वीज़ा की जो सर्विसेज हैं वो रशिया के अंदर बंद है, और दूसरी ट्रेड वगैरह जो है वो सारी चीज़ें बंद है। जैसे कोक, पेप्सी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही।
तो ये सारी पाबंदियाँ जो हैं वो होती हैं। तो एक जनरल एग्जांपल आपके पास अभी मौजूद है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गूगल करेंगे क्या क्या सैंक्शंस रशिया पे लगी हैं, तो वो आप देख के इस टॉपिक को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद इलिस्ट्रेशन जो है इसकी एग्जांपल दी जा रही है, इन डिवाइन लॉ सेक्शन टेक फ्रॉम एविल टू फ्रॉम डिवाइन वेयर द पनिशमेंट फॉर सिंस टू बी इन्फ्लुएंस हेयर और आफ्टर। यानी कि जो इस्लामी कवानीन है, जो अल्लाह पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें जो सबक मिलता है कि जो सुन्नतें हैं जो हमने फॉलो करनी है, और जो अल्लाह पाक ने हमें एहकाम दिए, जैसे 5 टाइम की नमाज है, सिला रहमी है, अच्छे अखलाक हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इसकी पनिशमेंट मिलेगी गुनाह की सूरत में, और उस गुनाह की सूरत हमें दुनिया में भी मिल सकती है और आखिरत में भी मिल सकती है। सिविल लॉ के अंदर क्या होता है, द सैंक्शन इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट। स्वॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड, तलवार को कहते हैं कि जो सैंक्शंस होती है सिविल लॉ के अंदर, अगर आप कुछ लॉ ब्रीच करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं, लॉ के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, तो आपको जो है वो स्टेट की जानिब से सज़ा मिलेगी। इट्स फिजिकल फोर्स वेयर पनिशेड अ ब्रीच ऑफ द लॉ, कि आप कानून तोड़ेंगे तो आपको स्टेट जो है वो सज़ा देगा। मॉरल सोशल लॉ हैव द सैंक्शन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक ओपिनियन और सोशल बायकॉट। अगर आप इखलाकी कदरों को सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे आप अपने माँ बाप पे जुल्म करेंगे, या आप बाहर जो है वो ख़वातीन से बदतमीज़ी करेंगे, तो या बाहर आप किसी की जेब काटेंगे या किसी से मोबाइल छीनेंगे, तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक ओपिनियन निकल के आता है, लोग जो हैं वो आपसे बुरा समझने लग जाते हैं, आपका सोशल बायकॉट हो सकता है, या तो फिर आपको लोग जो है वो मार भी सकते हैं। जैसे आजकल खुदा न खासा मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ लिया जाता है, तो उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता है। जुल्म इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि कानून मौजूद है, कानून इतना हमारे पास ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि लोग कानून पे ट्रस्ट करें और उनको कानून के हवाले करें, ना कि खुद फैसले करना शुरू कर दें। द सैंक्शन इन केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज सेंशन ऑफ अदर स्टेट, विड्रॉल ऑफ ट्रेड, कंसेशन, वार लाइक ब्लॉकेड, वॉर एटसेट्रा। जैसे कि हमने अपने बात की कि सैंक्शन के अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ है जो कि यूनाइटेड नेशंस बनाती है और वो उनको इम्प्लीमेंट करवाती है, उसमें ट्रेड जो है वो बंद कर देते हैं, वॉर लाइक ब्लॉकेड हो जाती है। ब्लॉकेड वॉर क्या होती है, द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग इन कंट्री बाय फोर्स। यानी कि ऐसा होता है कि अगर हमारे यहाँ से, देखिए हमारे यहाँ जो हमारा पोर्ट है, यहाँ से कुछ चीज़ें गुजरती हैं, तो अगर हमारी किसी और वो उस कंट्री में जा रही हैं जहाँ से हमारी जंग हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अपने पोर्ट के थ्रू उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो ये ब्लॉकेड कहलाती है। सैंक्शन ऑलवेज ऑपरेट ओपन डिज़ायर। तो ये सैंक्शन की एक और एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स लगा लिया कि आप, ये पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको पढ़ेंगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो ऊपर इजीली ये टॉपिक मैं आपको इतनी डिटेल दे चुका हूँ कि इजीली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसको आप खुद रीड कर लें, आपको मज़ीद टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी इसके अंदर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, द रूल्स रिलेटिंग टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ इनिमेट और एनिमेट थिंग। इनिमेट का मतलब क्या होता है, इनएनिमेट का थिंग जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एनिमेट का मतलब होता है लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं। और बीइंग अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस आर इंटेंडेड इन टर्म्स फिजिकल और साइंटिफिक लॉ टू बी डिस्कस। यानी कि फिजिकल और साइंटिफिक लॉ कौन से होते हैं, इंस्टेंटिव सच लॉ, जैसे कि केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फिजिक्स के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लॉ होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के जो लॉ होते हैं, यानी कि कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि एक गैस है। हाइड्रोजन को जो है वो आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो वाटर बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन से मिलाएं तो वो ऑक्सीजन बन जाएगा या वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, जो कि आप जर्नल है। अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो वो पानी ही बनेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। इसी तरीके से आप अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, पानी नहीं बनेगा। तो ये जो कानून कहलाते हैं वो फिजिकल और साइंटिफिक लॉस कहलाते हैं। उसके बाद नेचुरल मॉरल लॉ, जो इखलाकियात के ऊपर हमने बात की, ये इखलाकियात के जो लॉ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें ये कहलाते हैं। उसके बाद डिवाइन लॉ, ऊपर हम बात कर चुके हैं डिवाइन लॉ की, कि अल्लाह पाक की तरफ से जो हमें चीज़ें हैं, वो जो गाइडेंस जो अल्लाह पाक ने हमें दी है कुरान के ज़रिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के ज़रिए, उस पर आप अमल करेंगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे, और गुनाहगार होंगे तो उन गुनाहों की सज़ा आपको आखिरत में या दुनिया में मिलेगी। रैशनल लॉ, फॉर इट्स बेस्ड ऑन रीज़न एंड रूल्स आर एड्रेस टू बी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हु हैव द पावर टू रीज़न। रैशनल लॉ होता है कि कुछ लोगों को जो है वो हम वोट देते हैं, वोट देके असेंबली में पहुंचाते हैं और वो आगे लेजिस्लेशन का हिस्सा बनते हैं, एंड देन कानून बनते हैं और वो हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। तो अल्टीमेट पावर जो है वो इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो है हम उनको ट्रांसफर करते हैं। अनरिटन लॉ, फॉर इट्स रूल्स आर नॉट टू बी फॉर्म्ड इन एनी कोर्ट जस्ट नॉन स्पेक्ट्रियम एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम जस्ट स्पेक्ट्रियम द रिटन लॉ। कोर्ट जस्ट नॉन स्पेक्ट्रियम का क्या मतलब होता है, अनरिटन लॉ और कस्टम इन लीगल सिस्टम। यानी कि कुछ हमारी ट्रेडिशन होती हैं, कुछ हमारी वैल्यूज़ होती हैं, उन जो जैसे बचपन से हमारी वैल्यूज़ बनती है कि झूठ बोलना गुनाह है, तो झूठ बोलना जो है झूठ बोलना जो है वो गुनाह है और सच बोलना जो है अच्छी बात है। अब झूठ बोलना सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में बुरा समझा जाता है, पूरी दुनिया में झूठ बोलना बुरा समझा जाता है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये यूनिवर्सल लॉ है
ठीक है। इसी तरीके से हमारी वैल्यू और हो जाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक वैल्यू होती है, यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मालिकाना सोच आपको रखनी चाहिए। मालिकाना सोच से मुराद ये है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई देख नहीं रहा, अगर आप वहाँ पे प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप वहाँ बैठ के पर्सनल काम कर रहे हैं, आप पर्सनल प्रिंट आउट निकाल रहे हैं बगैर किसी इजाज़त के, तो ये आपके वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये लिखे हुए नहीं होते कहीं पे, लेकिन एक जनरल वैल्यूज़ होती हैं जो कि पूरी दुनिया में अप्लाई होती हैं। जैसे बड़ों की इज्जत करना है, छोटों से शफकत करनी है, और अगर कोई मजबूर है तो उसकी मदद करनी है, अगर किसी को कोई काम करना नहीं आ रहा तो आपने उसको बताना है, उसको समझाना है। देखें, एक मिसाल दी जाती है, अगर आप हर कोई एक दूसरे का हाथ खींचेगा तो वो ऊपर की जाने मूव करेगा, लेकिन अगर हर कोई किसी की टांग खींचना शुरू कर देगा तो जब आप सामने वाले की टांग खींचेंगे तो आप भी उसके साथ नीचे आएंगे। ऐसे नहीं, दोनों एक साथ गिरेंगे। जब आप एक दूसरे का हाथ खींचेंगे तो सब एक साथ ऊपर जाएंगे। तो ये वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन जो है ये अनरिटन लॉ होते हैं। Universal law or common law, that law which apply to the state on common or in universal, its application to distinct from the various civil laws of different states। यानी कि कुछ यूनिवर्सल और कॉमन लॉ होते हैं। यूनिवर्सल कॉमन लॉ, जैसे यूनिवर्सल लॉ आप कह सकते हैं कि रेड लाइट तोड़ना जो है वो हर जगह बुरा समझा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में रेड लाइट को बुरा समझा जाता है। अब इसके अगेंस्ट जो है वो यह होता है कि हमारे यहाँ राइट हैंड साइड से जो है गाड़ियाँ हमारे यहाँ जो हैं वो राइट हैंड ड्राइव होती हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं। तो ये यूनिवर्सल नहीं है। इस तरीके से मुख्तलिफ लॉ जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। Conventional law, this kind of law acquire its force or validity from the agreement. The sanction behind it may be displays of parties offended, in some cases the physical force of the state। कन्वेंशनल लॉ से मुराद ये है कि अगर आपने किसी से सेल एग्रीमेंट किया है या आपने किसी को लोन दिया है तो उसके अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट जो है वो कन्वेंशनल लॉ के अंदर आता है, और उस एग्रीमेंट के पीछे जो है वो स्टेट खड़ी होती है। अगर कोई एग्रीमेंट होता है उस पर दोनों पार्टी साइन करती हैं, और साइन करने के बाद ही फिर वो उस चीज़ को, ट्रांजैक्शन को जो है अमल में लाया जाता है। और अगर उसमें से कोई कानून को ब्रीच करता है, तोड़ता है उस एग्रीमेंट को, तो आप लॉ का सहारा लेते हैं, कोर्ट में मूव करते हैं, केस करते हैं, एंड देन आपको जो है स्टेट की तरफ से इंसाफ मिलता है, और स्टेट फोर्स करता है जो उस पार्टी को जिसने कानून तोड़ा है कि वो उसको फॉलो करे। कन्वेंशनल लॉ में भी डिवाइडेड इनटू टू काइंड। ये टू काइंड्स के होते हैं। रूल दैट आर रिकॉग्नाइज इन्फोर्स बाय द स्टेट, ई.जी. कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि रूल जो हैं वो स्टेट की तरफ से ऑर्गेनाइज जो किए जाते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, दीज कंटेन द रूल बाय विच शेयर होल्डर एग्री टू बी बाउंड। यानी कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं जो कि लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो शेयर होल्डर्स को जो एग्री करती हैं कि हम शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देंगे, या इतने शेयर्स के अकॉर्डिंग जो शेयर होल्डर्स की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो शेयर होल्डर्स के जो हकूक होते हैं वो उनको देने की पाबंद होती हैं। तो ये जो कहलाता है वो मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन कहलाता है। रूल इन्फोर्स बाय द पार्टीज देमसेल्फ, जनरल रूल्स ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, यानी कि आप अगर क्रिकेट का गेम खेलते हैं तो LBW होता है, और उसके बाद स्टैम होता है, रन आउट होता है, शॉर्ट रन होते हैं। तो जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो खुद बनाए जाते हैं और वो उनको अप्लाई करते हैं। तो ये भी कन्वेंशनल लॉ के अंदर आते हैं। उसके बाद कस्टमरी लॉ होते हैं। कस्टमरी लॉ से मुराद ये है कि जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं, आपका जो कस्टमर है, अगर आप कोई परचून की दुकान से उधार लेते हैं तो आपने उधार पे उसको पैसे देने हैं, तो ये जो लॉ है ये कस्टमरी लॉ के अंदर आते हैं। प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, इन दिस कैटेगरी फॉल रूल विच आर टू बी फॉलो अचीव यूनिवर्सिटी ऑफ रिजल्ट इन प्रैक्टिकल और टेक्निकल मैटर, ई.जी. मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कोई गाड़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ कहलाते हैं। जैसे कि कुछ गाड़ियों के अंदर एयरबैग्स होना चाहिए, तो खुदा ना खास्ता जब गाड़ी टकराए तो उस एयरबैग को खुलना चाहिए, अगर वो नहीं खुलेगा तो ये टेक्निकल लॉ ब्रीच हुआ है, तो इस पर भी केस हो सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन डिफरेंटली डिफाइंड बाय डिफरेंट जूरिस्ट। इंटरनेशनल लॉ जो है इसकी मुख्तलिफ जूरिस्ट की तरफ से, यानी कि जूरिस्ट जो होते हैं वो कानूनदान होते हैं जो कानून के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस होते हैं या दूसरे जो बड़े बड़े जज होते हैं उनको जूरिस्ट कहा जाता है, जो कि कानून के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे हमारे किसी फील्ड के PhD होते हैं, इसी तरीके से जूरिस्ट जो हैं वो कानून की नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट होते हैं। तो मुख्तलिफ जूरिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन दी है। जैसे कि एक डेफिनेशन है, द बॉडी ऑफ रूल विच बाय कस्टमर ट्रीट सिविलाइज्ड states regarding and binding upon themselves in their relation with one another and whose violation give them injured party a legal right to redress। ये वेटन की तारीफ है कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे के कानून को, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तो कानून दूसरी जो इंजर्ड पार्टी जिसको नुकसान हुआ है उसके पास एक लीगल राइट है, वो आए और केस करे और उसको रीइंबर्स किया जाए। इसके बाद लॉर्ड रसल ने एक और डेफिनेशन दिया, एग्रीगेट ऑफ रूल्स विच
नेशन हैव बीन एग्रीड टू कन्फर्ट इन देयर कंडक्ट टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि एक जो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके जो नेशंस हैं, जो मुल्क हैं, जो अकवाम हैं, वो एक दूसरे से एग्री करती हैं कि भाई ये मेरी हदूद है, मैं इसके अंदर रहूँगा। जैसे आप बॉर्डर की मिसाल ले सकते हैं कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, दोनों एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते, लोग आ जा नहीं सकते, सर्टेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो ये भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन कहलाता है जो कि इंटरनेशनल रूल के अंदर आता है कि आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए, उसके बाद आप वीज़ा लेंगे, फिर आप मूव करेंगे, वो वहाँ से अप्रूव होकर आएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल लॉ का वन पार्ट है और बहुत सारी डिटेल जैसे जैसे हम कोर्स में आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे हम देखेंगे। इंटरनेशनल लॉ की काइंड थी जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिजनर ऑफ वार के जो जंग में कैद हो जाते हैं लोग, उनके लिए कानून है। जेनेवा कन्वेंशन आप गूगल कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल है। उसके बाद तो ये इंटरनेशनल लॉ कहलाते हैं। उसके बाद सिविल लॉ है। सेलमेंट डिफाइन सिविल लॉ एज द लॉ ऑफ द स्टेट, द लॉ ऑफ द लैंड, द लॉ ऑफ द लॉयर्स एंड द लॉ ऑफ द कोर्ट। सेलमेंट ने जो सिविल लॉ की डेफिनेशन दी है कि ये जो है वो एक मुल्क का कानून भी हो सकता है, ज़मीन का कानून भी इसको कहते हैं, वकीलों का कानून और कोर्ट का कानून भी इसको कहा जाता है। सोर्सेज ऑफ लॉ जो है अकॉर्डिंग टू सेलमेंट फॉलोइंग मेन सोर्सेज हैं, फॉर्मल सोर्सेज हैं और मटेरियल सोर्सेज है। फॉर्मल सोर्सेज के अंदर से सोर्सेज ऑफ लॉ, फॉर्मल सोर्सेज में लीगल सोर्सेज है, लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, कस्टम एंड एग्रीमेंट है। और सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर मटेरियल सोर्सेज जो है वो हिस्टोरिकल सोर्सेज होती हैं। लेजिस्लेशन क्या होता है कि जब जो कौमी असेंबली है हमारी, उसमें एक बिल दिया जाता है और वो फिर सेनेट में जाता है, फिर वो मंजूर हो जाता है तो एक कानून बन जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के कानून बनते रहते हैं, बिल अप्रूव होते रहते हैं, जो कि हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। प्रेसिडेंट ये होता है जो माजी के अंदर जो केसेस हुए हैं उनकी जो है वो उसकी हिस्ट्री मेंटेन की जाती है, और जब एक बिल्कुल उससे मिलता जुलता केस आता है तो जजेस जो हैं वो उस जो हिस्ट्री में केस सुने गए हैं उसकी रेफरेंस उठा के इस केस का भी फैसला करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट वो होते हैं जो हिस्ट्री में केसेस आ गए हैं। कस्टम जो है हमारे ट्रेडिशन, हमारा कल्चर जो होता है। उसके बाद एग्रीमेंट जैसे जिरगा वगैरह फॉलो किया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर, और इसको कोर्ट जो है वो इसको बैक करता है। ऐसे नहीं कि जिरगे में फैसला किया गया है तो वो कानून उसको देखता नहीं है, जिरगे के फैसले भी लॉ जो है वो एक्सेप्ट करता है। एक जज जो है वो इंटरप्रेट करता है कि हाँ भाई ये कानून ठीक है, इसका फैसला सही किया गया है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया है, तो कोर्ट भी उसको ऑन करता है। तो ये कस्टम्स वगैरह आते हैं। एग्रीमेंट जैसे कि हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं। शरीयत के अंदर कौन से लॉज वगैरह होते हैं, इसमें अल कुरान यानी कि कुरान की बेसिस पे लॉ होते हैं। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो सीरत है, उसके मुताबिक जो है वो होता है। और उसके बाद इज्तिहाद होता है। इज्तिहाद क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ बाय क्वालिफाइड जूरिस्ट। जो उलमाए कराम होते हैं, जो मुफ्तियाने कराम होते हैं, उनसे फैसला करवाया जाता है। जैसे कि आप मुख्तलिफ चीज़ों पर फतवे लेते हैं तो ये इज्तिहाद की कैफियत होती है। उसके बाद जो है वो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कानून किस तरीके से बनाया जाता है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, नेशनल असेंबली होते हैं और सेनेट होते हैं। ये तीनों मिलके जो है वो लेजिस्लेशन के प्रोसेस में से रहते हैं। होता क्या है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन किस तरीके से होता है? ये सबसे पहले नेशनल असेंबली का सेशन होता है, उसमें जो है वो बिल, अगर मनी बिल है वो पेश किए जाता है या दूसरे बिल पेश किए जाते हैं, तो वो सारे मनी बिल अगर होगा तो वो नेशनल असेंबली में आएगा, उसके बाद वो सेनेट में भेज दिया जाएगा और दूसरे बिल जो है वो डायरेक्टली सेनेट में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो उसको असेंड कर देते हैं और आगे जो है वो कानून बन जाता है, यानी कि साइन कर देते हैं, कानून बन जाता है। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट ने जो है वो वापस भेज दिया कि भाई ये इसमें कोई चेंजेस है या प्रेसिडेंट ने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तो एक जॉइंट सेशन होता है, यानी कि पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों एक साथ बैठते हैं, उनका एक जॉइंट सेशन होता है। यानी कि पार्लियामेंटेरियन का, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठते हैं वो पार्लियामेंटेरियन कहलाते हैं और सेनेट के अंदर जो लोग बैठते हैं वो सेनेटर कहलाते हैं। यानी कि सेनेटर और पार्लियामेंट एक जगह पे बैठते हैं, एक जॉइंट सेशन होता है और उसके अंदर कानून जो है बनाया जाता है। और कुछ ऑर्डिनेंस होते हैं जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट निकाल देते हैं। उसके बाद तो सिंपल सा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से एक्ट बनता है, मनी बिल क्या होते हैं, ऑर्डिनेंस वगैरह क्या होते हैं। ऑर्डिनेंस ये होता है कि सदर पाकिस्तान कुछ ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं तो उसको जो है वो नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर पेश करना होता है। अगर 120 दिन के अंदर वो पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया तो वो कानून जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो ज़रूरी होता है। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। ये आपकी बेस के लेक्चर हैं तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी डिटेल में जाने, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप यकीन माने आपके इन लेक्चर में बेस अच्छी बन गई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आगे आपके इस कोर्स को पढ़ना और आप पे इसका इंटरेस्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा और आप इजीली जो है वो इस कोर्स को समझ सकेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।